गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि जो भी इनहेरिटेंस का वर्क है ये सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था? जॉर्ज जॉन मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल ने उसका जो वर्क है गार्डन पी प्लांट पे उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे और उसमें उसने 2 पेरेंट के क्रॉस किए थे और उसमें जो भी इंडिविजुअल मिले तो इसमें जो 7 पेयर में से 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और जो भी इंडिविजुअल मिले वो उसमें हम लोगों को मोनोहाइब्रिड रेशो भी मिला है और डाइहाइब्रिड रेशो, और जो भी इंडिविजुअल्स है वो हम लोगों को पैरेंटल कॉम्बिनेशन में भी मिले हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी मिले हैं। तो यही जॉर्ज जॉन मेंडल का जो वर्क है उसने जो अपना वर्क किया था, कौन सा वर्क किया था? वर्क ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड, वर्क किया था ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड इन 1866, but for some reason it remained unnoticed or unrecognized till 1900. It means that near about 34 ईयर जो मेंडल ने वर्क किया था वो रिमेन अननोटिस रहा नियर अबाउट 1866 अप टू द 1900। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी देखते हैं, कोई भी थ्योरी निकलती है, ठीक है, तो सबसे पहले जिसको नॉलेज होता है, ठीक है, उसने अगर थ्योरी पब्लिश की है उसके ऊपर क्या होती है? स्टडी होती है, और उसके स्टडी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और उनको अगर सेम रिजल्ट मिलता है तो फिर जो भी है उसने जो भी सर्च किया है उसे ग्रांट मिलती है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मेंडल एक गार्डन में जाता था और वहाँ पे उसने पी प्लांट पे स्टडी किया और पी प्लांट पे स्टडी किया, वर्क करके रखा, बट उसका वर्क किसी ने भी क्या किया? अननोटिस। तब लोगों में इतना अवेयरनेस भी नहीं था और उनकी स्टडी भी इतनी नहीं थी। इसकी वजह से उनको लगा कि ऐसे ही इसने कुछ तो भी अनवांटेड वर्क करके रखा है, बट फिर उसके बाद उस पर स्टडी की गई तो उसका वर्क कैसा मिला? उसके वर्क में कुछ तो भी न्यू था। इसके वजह से फिर नियर अबाउट 34 ईयर्स अननोटिस करने के बाद उसके वर्क को ग्रांट मिली। एज कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डे। क्यों अननोटिस रहा? कि तब 1866 तब जो भी कम्युनिकेशन थी वो जनरली क्या रहा? ईजी नहीं था, क्योंकि तब कोई मोबाइल नहीं थे, ठीक है, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था। इसके वजह से हिज वर्क वॉज नॉट विडली रिकॉग्नाइज, और इसका जो वर्क है ये जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड हीज अप्रोच ऑफ यूजिंग द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू द देन बायोलॉजिस्ट। यस, उसने जनरली हम लोगों ने देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड रेशो, डाइहाइब्रिड रेशो, उसमें कुछ अमाउंट पे मैथ्स है, तो ठीक है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है। तो वो टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचा कि इस तरीके का मैथ्स इसने अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एज कंटिन्यूअस वेरिएशन were observed in the nature, and Mendel concept of the factor as stable and discrete units which control the expression of character, and that a pair of allele did not blend with each other was not accepted by his contemporaries। देखिए यहाँ पे क्या बताया है? सबसे पहले तो बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट जनरली नेचर में कंटिन्यूस क्या वेरिएशन दिखे हैं, है ना, डिफरेंट जनरली एक ही स्पेसीज में डिफरेंट वेरिएशन, सीड के शेप, साइज, कलर। तो मेंडल्स का जो कंसेप्ट था, कौन सा फैक्टर? जीन जनरली क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, और ये क्या करता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एंड द पेयर ऑफ द अलील डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये हम लोगों को टॉपिक नेक्स्ट इसमें है। तो जनरली जो भी उसने जो जीन बोला है, तो जनरली ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द कंट्रोल द कैरेक्टर एंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्प्रेरीज। तो इसके जनरली कुछ टाइम पे ये जनरली एक्सेप्ट नहीं किया गया। He also did not know the physical location of the factor gene in the gametic cell। yes, उसने बताया कि जनरली क्या है? जीन है, ठीक है,
बट जनरली मेंडल्स ने, हम लोग बोलते हैं कोई भी पर्सन ऑलराउंडर नहीं होता है, और इतनी डिटेल स्टडी हम लोग बोल सकते हैं कि मेंडल्स ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टडी की, उसकी वजह से उसको जनरली अवार्ड भी मिला है, ठीक है। बट उसने जो डीप स्टडी है, ठीक है, फैक्टर, उसका लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट उसने बताया नहीं है इन द गमेटिक सेल। इसकी वजह से जनरली उसका वर्क जो है अननोटिस किया गया, अनएक्सेप्टेबल रहा नियर अबाउट 34 ईयर्स। नाउ इन 900 3 साइंटिस्ट, और फिर उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट, इस उनके नेम थे ह्यूगो डी वेरिस, कोरेंस एंड द वॉन टेस्मार्क, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड। फिर जो ये 1900 के बाद ये जो 3 साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया, फिर उनको लगा कि जो भी नेचर में उन्होंने वेरिएशन देखा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बार मेंडल का जो वर्क है अपने अपने उन्होंने तीनों ने डिफरेंट उसके जो वर्क है, उसकी जो थ्योरी है, डिफरेंट तीनों ने स्टडी की। एंड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी साइंटिस्ट वेर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप। यस, जब मेंडल ने वर्क किया था तब वो उसका जो वर्क है, डीप वर्क, वो बता नहीं पा रहा था। क्योंकि जनरली तब माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट नहीं था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ पे जनरली क्या रहा, माइक्रोस्कोप तब डेवलप हो चुका था। एंड जनरली ये साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, सेल डिवीजन, एंड जनरली सेल डिवीजन और जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे उसने स्टडी किया। तो आप लोगों को पता है कि एक सेल होती है, सेल के इनसाइड जनरली क्या होते हैं, जो भी सेल है उसके इनसाइड क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और सेल डिवीजन जैसे जैसे होता है, अगर ड्यूप्लॉइड सेल है, ड्यूप्लॉइड 2n की सेल है, तो उसके हैप्लॉइड जनरली 2 सेल बनती है। और जनरली 2 सेल के बाद सबसे पहले इट फॉलोज बाय द मियोसिस, नेक्स्ट इट इज़ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उसके बाद हम लोगों को गमेट मिलते हैं, बट उसमें भी कैसे होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ड्यूप्लॉइड सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स हाफ क्रोमोसोम होते हैं। और फिर ये 3 साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट वॉल्टेयर सूटॉन अलॉन्ग विद द थियोडोर बोवरी in 1903 studied the parallel behavior of the Mendel factor and behavior of the chromosome at the time of the meiosis। फिर उन्होंने स्टडी किया 1903 में, तो उनको क्या दिखा, जो भी मेंडल का फैक्टर है, जीन है, उसका पैरेलल बिहेवियर दिखा एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द मियोसिस। तो रियली माइटोसिस मियोसिस उसने जब स्टडी किया, तो जैसे जैसे क्रोमोसोम जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो वैसे भी उसके ऊपर जो जीन है वो भी जनरली उसका भी बिहेवियर उसने स्टडी किया। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन chromosomal theory of inheritance was put forth by the Sutton and Boveri। और ये ऑब्जर्वेशन के बेस में जो भी ये सब ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पे जनरली उन्होंने कौन सी थेरी, सुटन एंड बोवरी ने कौन सी थेरी पुट फॉर्थ की, क्रोमोसोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड दिस थेरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यस, और ये थेरी ने क्या प्रूफ किया कि जो क्रोमोसोम है वो जनरली क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में हम लोगों को बहुत सारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स भी दिखते हैं, और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। और हम लोग बोल सकते हैं कि जीन जनरली टॉलनेस, डॉर्फनेस, ये जीन को नेक्स्ट इंडिविजुअल में, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यस, क्रोमोसोम के थ्रू अगर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा गमेट्स में, और गमेट फिर जो भी इंडिविजुअल है उसमें रहेंगे, और उसमें पेरेंट के जनरली सिमिलरिटीज शो करेंगे। दिस थेरी स्टेट दैट द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ पेयर ऑफ द सोमेटिक सेल। यस, ये जो थेरी है, कौन सी थेरी है, क्रोमोसोमल थेरी ऑफ द इनहेरिटेंस, किसने पुट फॉर्थ की थी, बाय द सुटॉन एंड द बोवरी, है ना। उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, इन पेयर इन अ सोमेटिक सेल। देखो, सोमा मीन्स
बॉडी, है ना, सोमैटिक सेल, जो सेल से बॉडी प्रोड्यूस होने वाली है, तो उसमें क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट है। एंड ड्यूरिंग द गमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस। और जब देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये सपोज सोमैटिक सेल है, उसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, बट एट द टाइम ऑफ द गमेट फॉर्मेशन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो क्या होगा, उसमें जो भी जनरली क्रोमोसोम है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और सॉर्ट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली ड्यू टू द मियोसिस। सेपरेट हो गए और मियोसिस की वजह से हम लोगों को यहाँ पे 4 गमेट मिले। एंड ईच गमेट कंटेन ओनली क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर, और ये पेयर में से जो गमेट है, ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, तो उनके पास ओनली 1 क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, समझ में आया है। न्यूक्लियस ऑफ द गमेट्स कंटेन द क्रोमोसोम विच कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट्स, और जो भी गमेट है ना, उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जनरली क्रोमोसोम है। एंड जनरली क्या कैरी कर रहा है, हेरिडिटरी ट्रेट। हेरिडिटरी ट्रेट मीन्स क्या, हेरिडिटरी कैरेक्टर। एंड मेल एंड फीमेल गमेट स्पर्म एंड द एग्स कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट। और मेल एंड फीमेल जो गमेट है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि मेल गमेट हम लोग किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, एंड फीमेल गमेट किसको बोलते हैं, एग को बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, दे कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट, इसमें ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जीन होते हैं। एंड द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गमेट रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम ऑफ द स्पेसीज। यस, और जब ये दोनों मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूज़न होता है, तो ये क्या करता है, पहले मेल गमेट के पास उसके पेरेंट के कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ जीन है, और फीमेल गमेट के पास भी उसके पेरेंट के कुछ कैरेक्टर है, जीन है। और फिर ये दोनों का जब फ्यूज़न होता है, तो जनरली जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो हैप्लॉइड गेट कंबाइंड टुगेदर, है ना। और जनरली जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, डिप्लॉइड नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम है, जनरली स्टोर करेंगे, है ना, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आई है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले जनरली मेंडल का जो वर्क है, आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ। मेंडल का जो वर्क है वो 34 ईयर्स अननोटिस रहा, बट फिर उसके बाद क्यों अननोटिस रहा, क्योंकि वो टाइम में जनरली कम्युनिकेशन वे नहीं था, इजी वे नहीं था। उसके बाद उसने जो भी वर्क किया था उसे कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि तब माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे। बट उसके 34 ईयर के बाद यदि साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया, तब उन्होंने उनको समझ में आया कि जनरली वॉल्टर एंड सुटॉन अलॉन्ग विद द बोवरी, उन्होंने स्टडी किया, किसका क्या स्टडी किया, पैरेलल बिहेवियर। किसका पैरेलल बिहेवियर, मेंडल फैक्टर, इसे जीन बोलेंगे, एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो जीन है क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, बट कब, एट द टाइम ऑफ द मियोसिस में हम लोगों को गमेट मिलते हैं। एंड ये जनरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, और इसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी लिखी, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। और ये किसने पुट फोर्थ की, सुटॉन एंड द बोरी, एंड उन्होंने स्टडी किया कि क्रोमोसोम जनरली कैसे है, जनरली सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट पेयर में। बट जब भी गमेट फॉर्मेशन होते हैं, तब ये क्रोमोसोम जनरली क्या होते हैं, जनरली जो भी गमेट है उसमें जनरली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। एंड जनरली उसमें 1 पेयर होती है क्रोमोसोम की, और न्यूक्लियस जो गमेट होता है, मेल गमेट और फीमेल गमेट, उसके इनसाइड न्यूक्लियस होता है, और उसके इनसाइड जनरली क्रोमोसोम भी होता है, और उसमें हेरिडिटरी ट्रेट होता है। और जब ये 2 गमेट फ्यूज़ होते हैं, तो भी जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है, तो जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें जनरली क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ आवर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी है, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्जैक्ट व्हाट इज़ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम का एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है, ओके, क्रोमोसोम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम,
ओके, क्रोमोजोम की सबसे पहले इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट वेरिएशन इन क्रोमोजोम नंबर, एंड उसके बाद जनरली उसका फंक्शन, नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रोमोजोम्स। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट क्रोमोजोम्स? क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। ओके, तो क्रोमोजोम जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द, जनरली एक फिलामेंटस बॉडी है और जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे क्रोमोजोम आर फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल प्रीवियसली आई थी और यूकैरियोटिक सेल लेटर ऑन आई थी। द टर्म क्रोमोजोम, क्रोमा means color and soma means body, was first coined by W. Walder in 1888 and the size of the chromosome, जनरली क्रोमोजोम का जो साइज है, ठीक है, वो वैरीज हो रहा है फ्रॉम द स्पेसीज टू स्पेसीज। एंड जनरली हम लोग बोलेंगे क्रोमोजोम के डिफरेंट टाइप भी है और फॉर एग्जांपल लैम्ब्रश क्रोमोजोम है, पॉलीटीन क्रोमोजोम है ना। तो जनरली उसका साइज वैरीज हो रहा है, कैसे, किसके अकॉर्डिंग? डिपेंडिंग अपॉन टू द स्पेसीज टू स्पेसीज ईच मेटाफेज क्रोमोजोम। और हम लोगों को क्रोमोजोम कब ऑब्जर्व होते हैं? एट द टाइम ऑफ द मेटाफेज। इस मेटाफेज क्रोमोजोम वैरीज फ्रॉम, उसका साइज दिया है कितना है? 0.1 to 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड उसका जो थिकनेस गिवन है कितना है? इसका थिकनेस 0.2 to माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ओके, क्रोमोजोम कब विजिबल होते हैं? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और आप लोगों को सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। एंड दे जनरली ये क्रोमोजोम आर कैपेबल ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन, एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन and evolutionary development of the eukaryotic species. Chemically, eukaryotic chromosome are made up of a RNA, histone and non-histone protein. Yes, फिर से एक बार देखते हैं। क्रोमो मीन्स क्या, क्रोमोजोम मीन्स क्या? एक कलर फिलामेंटस बॉडी है। जनरली सबसे पहले क्रोमोजोम किसने डिस्कवर्ड किया था? W. वॉल्डेयर इन 1888। एंड द क्रोमोजोम का जो साइज दिया है, बट कौन सा क्रोमोजोम? मेटाफेजिक क्रोमोजोम। उसका साइज दिया है कितना? इसका साइज वेरीज हो सकता है फ्रॉम 0.1 to 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। इसका थिकनेस 0.2 to 2 माइक्रोमीटर है। और जनरली क्रोमोजोम कब अपीयर होता है? जनरली कब दिखता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और जनरली क्रोमोजोम सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन के लिए कैपेबल है। एंड जनरली वेरिएशन मीन्स डिफरेंसनेस एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द यूकैरियोटिक स्पेसीज। और जो भी यूकैरियोटिक स्पेसीज है, ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोजोम जनरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो 2 क्रोमोजोम होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, वो जनरली ज्वाइन हो जाते हैं उनके सेगमेंट। इसके वजह से क्या हो रहा है? जनरली इवोल्यूशन हो रहा है, जनरली पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं और जो भी स्पेसीज है उसके इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। केमिकली जनरली क्रोमोजोम है, हम लोगों ने एक्सटर्नली बताया क्रोमोजोम के बारे में। अभी केमिकली जो यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोजोम है किससे बना है? मेड अप ऑफ ए DNA। What is DNA? Deoxyribonucleic acid. सेकेंड है हिस्टोन, एंड हिस्टोन एक वन टाइप का प्रोटीन है एंड सेकेंड है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इससे क्रोमोजोम बना है। नाउ क्रोमोजोम का फंक्शन क्या है? क्रोमोजोम आर द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी। यस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द क्रोमोजोम? क्रोमोजोम्स आर कैरियर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। और नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हम लोग क्रोमोजोम का यहाँ पे आप लोगों को जनरली टाइप बताए। एक है प्लॉइडी, नेक्स्ट है यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। ये जो प्लॉइडी है 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यूप्लॉइडी एंड द एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में हम लोग देखते हैं मोनोप्लॉइडी, डायप्लॉइडी एंड द पॉलीप्लॉइडी। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या? 2 से ज़्यादा, 3n, 4n, 5n एक्सेट्रा। एंड एन्यूप्लॉइडी इसे हाइपोपॉलीप्लॉइडी एंड द हाइपर पॉलीप्लॉइडी। ओके, और उसमें भी एक कंडीशन है, मोनोसोमी
2n-1, nucleosomy 2n-2, trisomy 2n+1 एंड टेट्रासोमी 2n+2। ये वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम is specific and constant for a particular species. Therefore, it is of the great importance in the study of the phylogeny and the taxonomy of the species. Yes, ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये जनरली स्पेसिफिक होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं फॉर द पर्टिकुलर स्पेसीज। ओके, तो नियर अबाउट ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है, और 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 होते हैं 6 क्रोमोसोम। देयरफॉर इट इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ द फाइलोजेनी एंड द टैक्सोनॉमी ऑफ द स्पीसीज। यस, हम लोगों को टैक्सोनॉमी पता है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और उसमें हम लोग डिफरेंट प्लांट की स्टडी करते हैं, तो इसमें जनरली क्रोमोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। The term ploidy speak for the degree of the repetition of the primary basic number of a chromosome in a cell. जनरली प्लॉइडी किसको बोलेंगे, जनरली जो प्राइमरी बेसिक नंबर है क्रोमोसोम का, ठीक है, वो जनरली उसका रिपीटेशन है इन अ सेल, उसे हम लोग प्लॉइडी बोलेंगे। व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ यूप्लॉइडी। अभी देखो, प्राइमरी बेसिक नंबर अगर सपोज n है, ठीक है, प्राइमरी बेसिक नंबर सपोज 1 है, ठीक है, 1 बोलेंगे, तो जनरली व्हेन मल्टीपल, इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, हम बोलेंगे n, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 2n, 3n, ठीक है, 3n, 4n, 5n, ये क्या हो गया, एक प्राइमरी बेसिक नंबर के जनरली n एक 1, अदरवाइज n एक बेसिक नंबर है n, फिर n, 2n, 3n, 4n, 5n, ओके, तो ये जनरली मल्टीपल। नाउ इसे हम लोग बोलेंगे यूप्लॉइडी, एंड यूप्लॉइडी इंक्लूड मोनोप्लॉइडी, हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम। यस, n मीन्स क्या, हैप्लॉइड, उसमें उसके पास क्या है, ओनली 1 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड 2n, उसके बाद 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। और ट्रिप्लॉइड्स 3n, इसके पास 3 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। और टेट्रा मीन्स 4n, इसके पास 4 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, एंड सो ऑन। When the chromosome number is not the exact multiple of the haploid cell, और जनरली हैप्लॉइड सेल का ये मल्टीपल नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, इसमें आइदर एडिशन और डिलीशन होगा, 1 और मोर नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम। ओके, नाउ, और यही हम लोगों को चार्ट में दिया है, तो फिर से प्लॉइडी जनरली प्लॉइडी क्या है, एक डिग्री है रिपीटेशन की, है ना। इसमें हम लोग को दिख रहा है मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइडी 2n एंड पॉलीप्लॉइडी 3n, 4n, 5n, ओके। एंड एन्यूप्लॉइडी, इसमें इसमें एडिशन और द डिलीशन हुआ है जनरली क्रोमोसोम का। इसमें हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मोनोसोमी, एक कंडीशन है, 2n-1, 1 क्रोमोसोम माइनस हुआ है। नॉलिसोमी 2n-2, 2 क्रोमोसोम माइनस हुए हैं। ट्राइसोमी 2n+1, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुए हैं। एंड टेट्रासोमी 2n+2, इसमें भी 2 क्रोमोसोम ऐड हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।